IVM। वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच हारने के बाद भारतीय टीम मानो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती। लगातार 10वीं जीत हासिल करके भारतीय टीम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच जीता और बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता। कई पॉजिटिव चीजें थी जो इस मैच से निकलकर सामने आई, मसलन ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी हो या जो पार्ट टाइम गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना हो और ऑप्शंस को देखने की बात हो, क्योंकि हर सीरीज से पहले रोहित शर्मा इन दिनों वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात करते हैं। इस लिहाज से श्रीलंका के खिलाफ जो बचे हुए दोनों मैच हैं, वो भी बहुत अहम हो जाते हैं। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है और हमारे साथ जो तमाम दर्शक और व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सबा भाई के साथ-साथ रितेंद्र सिंह सोढी हैं, हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता और अंडर 15 के कप्तान रहे जब इंग्लैंड में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। साथ ही राहुल कादियान हमारे साथ हैं, जाने-माने स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हैं और अक्सर उनकी आर्टिकल्स हैं या जिस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस पर नज़र रहती है। और आज एक डिफरेंट एस्पेक्ट हम देंगे खेल नीति के प्लेटफ़ॉर्म पर कि क्या कुछ नज़रिया है हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ चल रही है उसको लेकर। अब क्योंकि सभा भाई, सीरीज़ अगर आप तराजू पे रखेंगे तो मामला 19 और 20 का नहीं है, बल्कि 19 और 25 या 19 और 30 नज़र आ रहा है अगर हम तराजू पे देखें। बट एक्चुअली वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से क्या कुछ पॉजिटिव आप देख पाए इस सीरीज के पहले मुकाबले में? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मुकाबले हुए थे, उसमें ज़्यादा मुझे लगा कि कॉम्पिटिशन था, ज़्यादा क्वालिटी थी। वहाँ से कई सारे टेकअवेज़ भारतीय टीम को मिले हैं। अगर हम नंबर 1 से नंबर 11 पर को देखें तो वहाँ पर कई सारे पॉज़िटिव्स हैं। मिडल ऑर्डर को मैच को फिनिश करना, मिडल ऑर्डर की वजह से टारगेट सेट करना, हमारी गेंदबाज़ी में वो एफिकेसी का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखने को मिली थी। 1-2 एरियाज़ जो थे वो थे टॉप ऑर्डर का क्लिक करना और उसके साथ-साथ कैचिंग या फील्डिंग। तो इस मुकाबले में जो हुआ है श्रीलंका के विरुद्ध, वहाँ पर अच्छा ये रहा कि एक और बॉक्स को टिक कर दिया है भारत ने, वो टॉप ऑर्डर भी क्लिक करने लगा है। पहले के जो पावर प्ले होते हैं, वहाँ पर कंज़र्वेटिव अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको खुलकर बल्लेबाज़ी करनी होती है, वो देखने को मिला। उसके बाद भी जिस तरह से स्ट्राइक रेट बढ़ा के रखा, जिस तरह से टारगेट सेट किया, जिस तरह से फिनिश किया श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने, ये सारी चीज़ें दिखला रही हैं कि धीरे-धीरे हर मैच दर मैच कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट भारतीय टीम दिखा रही है और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में कई बार हम लोगों ने बात भी की है कि जब तक कि आप कोर एरियाज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने वीक एरियाज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो भारत ने इस बार मन बना लिया है कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उसको दूर करने का समय आ गया है और उसी पर काम हो रहा है राजीव। रितेंद्र, मी सोनी हमारे एक व्यूअर है, उनका सवाल है कि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर वो पूछ रहे हैं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्या उनको सक्सेसफुल बना रही है टी20 फॉर्मेट में? जिस तरह से वो अपने विजन को लेके, अपनी प्लानिंग को लेके मैदान पे उतर रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करते हैं इंडियन टीम की, आई थिंक द क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा टारगेट है इस समय वर्ल्ड कप की तैयारी, सक्षम तैयारी। और जैसे अभी साबा ने कहा, देखिए अब हम सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें, भुवनेश्वर का अच्छा करना, ईशान किशन का कल अच्छा करना, श्रेयस अय्यर का रन बनाना, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और बड़ी टीम वही होती है जो मेगा इवेंट से पहले अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल करे। तो यहाँ पे अब दिख रहा है, क्योंकि ये टीम की अब तूती बोल रही है। तो हम सब आशा करते हैं श्रीलंका के खिलाफ हमें सीरीज जीतनी चाहिए, हम जीतेंगे भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो विकल्प अब सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी सामने आ सकती है सिलेक्टर्स के लिए कि सब पूल इतना अच्छा है, सिलेक्ट करें तो किसको करें। तो ये सिचुएशन इंडियन टीम के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक इन टीम इंडिया, आई थिंक दे आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब। राहुल, क्योंकि आप लगातार टी20 सीरीज और इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते रहे, अब हर्ष जैन का एक बड़ा तीखा सा सवाल है। उनका ये कहना है कि अगर वर्ल्ड कप की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस तरह की कमजोर टीमों के खिलाफ आपको नहीं खेलना चाहिए। कैसे आप देखते हैं ये जो सजेशंस आते हैं फैंस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कोशिश करनी चाहिए कि कमज़ोर टीमों के साथ ना खेलें, लेकिन क्योंकि ये आईसीसी डिसाइड करती है आपको हर रोटेशन पॉलिसी में हर टीम के साथ आपको खेलना चाहिए और ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो बॉक्सिंग की बात सवा सर कर रहे हैं वो टिक कर रही है भारतीय टीम। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हर खिलाड़ी को मौका दिया जाए। एकदम एक तरह से कहें तो अनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी पूरी तरीके से भारतीय टीम की टी20 में और मुकाबला अच्छा था। ईशान किशन ने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने अच्छी तरीके से उसको फिनिश करने का काम किया।
तो एक बेहतर बैटिंग लाइनअप नजर आएगी अगर हर बल्लेबाज रन बनाएगा। और अच्छी बात यह है कि टॉप ऑर्डर ने जो है पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की है। आपको नीचे जो नए बल्लेबाज थे, दीपक हुडा हो, वेंकटेश्वर अय्यर, उनको आजमाने का मौका नहीं मिला। तो एक अच्छी खबर है कि टॉप ऑर्डर जो है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस तरीके से सभा सर ने कहा कि वो रन नहीं बना पा रहे थे, वो लय में नजर आए। सभा भाई, जैन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर है कि रोहित को अपना अप्रोच टी20 फॉर्मेट में थोड़ा और चेंज करना चाहिए। आप सहमत हैं जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, जब आप पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बहुत निर्भर करता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से काम करे। तो इस समय अगर आप ईशान किशन और रोहित शर्मा को देखें, हमारा लक्ष्य क्या है? भारतीय टीम का लक्ष्य ये है कि आपको पावर प्ले में रन्स बनाने और तेज गति से रन बनाने हैं। अगर आप वो अचीव कर रहे हैं तो फिर रोहित शर्मा का अप्रोच सही है। और रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो 6 ओवर के बाद भी खेल सकते हैं। कि अगर इस भारतीय टीम में देखें तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिडल के जो ओवर्स होते हैं वहां पर भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, और रोहित शर्मा उस प्रकार के खिलाड़ी हैं। ईशान किशन को भी हम लोगों ने देखा, वो भी उस तरह के शॉट्स खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, टी20 की बल्लेबाजी में कई बार हम लोग जो मकसद होता है बैटिंग का वो हम भूल जाते हैं। टी20 की बैटिंग में बहुत जरूरी ये जानना कि आपको रन तो बनाना ही है, पर आप किस गति से रन बना रहे हैं। और अगर आपकी गति ज्यादा अच्छी है, अगर आपका स्ट्राइक रेट ऊपर है, तभी आपकी टीम का स्कोर बड़ा होगा, तभी आप बड़े रन चेजेस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो ईशान किशन हो। लेकिन कल सभा भाई क्या दिक्कत आई कि सबका स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर था, फिर भी बीच के ओवर्स में रन नहीं बने और एक समय 220 225 का जो पार स्कोर आप अक्सर कहते हैं वहां जाना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए। और जितने भी बड़े स्कोर बने सबका स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर था। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि पहले ड्रिंक्स के बाद जो हमारा रन रेट है थोड़ा बहुत नीचे आ गया था। रन अ बॉल हम लोग रन बना रहे थे वहाँ पर, और ऐसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि श्रीलंका की एक कमज़ोर टीम है, उसके बाद आपने रिकवर कर लिया और आपने 200 रन बना लिए। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रहे हैं, अगर वहाँ पर डिप होगा, तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपके पास अगर बल्लेबाज हैं, तो फिर आपको खुलकर खेलना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्ट्राइक रेट जो है वो हमेशा ऊपर रहे। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है भारतीय टीम को। रितेंद्र, क्योंकि सवाल बड़े ढेर सारे आ रहे हैं और आप क्योंकि हमारे शो में जुड़े हैं तो सवालों की जो बौछार है बहुत तेज हो गई है। अब अर्पण है एक हमारे व्यूवर, उनका ये सवाल है कि इंडिया बहुत अच्छे से 220 या 210 फिनिश कर सकता था। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि अच्छा फिनिश नहीं हुआ अच्छे स्टार्ट के बाद? जी, अर्पण जी का ये सवाल बहुत जायज भी है, क्योंकि यहाँ पे राजीव हमें समझना होगा, अगर आप अच्छा स्टार्ट हासिल करते हैं तो आपको जो फिनिश है वो अच्छा करना होगा। तो वहां पे आपके पास विकेट चाहिए, आपके जो फिनिशर्स हैं दे शुड हिट द फॉर्म बिग टाइम। और यहाँ पे भारतीय टीम को काम जरूर करना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम स्टार्ट अच्छा नहीं करते लेकिन फिनिश बहुत बढ़िया करते हैं। कल स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ लेकिन फिनिश कुड हैव बीन बेटर। तो अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आपको बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को मारना है, जीतना है उनके खिलाफ, तो आपको जो फिनिश है और स्टार्ट है वो बेहतर करना होगा। तो यहाँ पे रोहित शर्मा जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब बॉक्सिस टिक की बात हो रही है। आप हर जो एरिया है, मैटर ऑफ कंसर्न है, उसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, उसको सक्षम करना चाहते हैं। तो जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे भारतीय टीम काम करना चाहेगी। समा भाई, एक सवाल है मी सोनी जी का और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वीके और आरएस की कप्तानी में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं? ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए सभा भाई उनका। ये पर बहुत जल्दी है सोनी जी इस पर टिप्पणी देना, क्योंकि हम ये भी भूल जाते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी, आपको याद है, होम सीरीज हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध टी20 में, और उस समय इंग्लैंड की टीम नंबर 1 थी। उसको होम सीरीज में हम लोगों ने बड़े आसानी से हराया था। ऐसा तब हम लोगों को लग रहा था, ये विश्व कप के पहले की बात है, कि हमारी टीम बहुत तगड़ी है, वहां पर हम अच्छा कर लेंगे, इंग्लैंड को हमने हरा दिया है। पर ये सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में लाकर देखना बहुत जरूरी है। और अंत में कप्तान वही बड़ा है जो अपने प्लेयर्स से अच्छा प्रदर्शन दिखा पाए। देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी में मुझे जो थोड़ा बहुत जो नयापन नज़र आ रहा है वो ये है कि वो प्लेयर्स को इस समय उस तरह का ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वो फेथ दिखा रहे हैं, और खुलकर बात कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको प्लेयर से, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, चाहे वो युज़ी चहल हो, चाहे कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो जाए। अब भुवनेश्वर कुमार के बारे में हम देख लें, हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अब भुवी की जगह पर किसी और बॉलर को आना चाहिए, कोई जेन्युइन स्विंग बॉलर को आना चाहिए, पर अभी भी भुवी के ऊपर वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भुवी अभी भी इम्पोर्टेंट एक एक कॉग है भारतीय टीम के लिए, और उस अनुभव की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अलावा और ज़्यादा अनुभव है नहीं भारतीय टीम के पास। तो इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे उनको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ उनकी तैयारी होनी चाहिए विश्व कप की। बिल्कुल, तो चलिए, क्योंकि राहुल तक आवाज अगर हमारी पहुंच रही है तो एक बार बताएं, राहुल को शायद आवाज नहीं मिल रही है। रितेंद्र, तब तक ये सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। कल ईशान किशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था,
और ईशान किशन ने कहा कि रोहित शर्मा जिस तरह सभा भाई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हमें आपके टैलेंट पे ट्रस्ट है और आप खुल के खेलिए। क्या ये जो ट्रस्ट है, ये जो फेथ है, इससे पहले मिसिंग था खिलाड़ी 1 मैच, 2 मैच खेलते थे, उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। ये ये ट्रस्ट, ये फेथ क्या खिलाड़ियों से अच्छा करवा रहा है जो लगातार 10वां मैच हम जीते हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल। देखिए ट्रस्ट और फेथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ईशान किशन की, देखिए उनकी गेम है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की गेम है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो आपको इन पे भरोसा दिखाना होगा। बहुत बार ऐसा होगा ये शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन होंगे आपको बड़ा मैच जिताएंगे। विपरीत परिस्थितियों को ये जीत में तब्दील कर सकते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं। तो रोहित शर्मा जिस तरह इनसे बात कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और सबसे अच्छी बात रोहित की यहाँ पे ये नजर आ रही है, खुल के बात करते हैं। ही इज नॉट सबड्यूड। अगर आप अच्छे हैं, आपको सामने मीडिया में कहेंगे आके आप अच्छे हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो ही विल शो यू द एग्जिट डोर। और ऐसे ही जो रणनीति है कारगर रहती है। आपको परफॉर्म और पेरिस थ्योरी में बिलीव करना होगा। हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा, आपने अपने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया है रोहित और राहुल का, जहां पे जो प्लेयर्स फॉर्म में हैं, बेशक आप जितना बड़ा नाम हो, अगर आप फॉर्म में हैं यू विल बी देयर, अगर आप फॉर्म में नहीं है यू विल बी शोन द एग्जिट डोर। तो ये बहुत अच्छी नीति नजर आ रही है। सभा भाई श्रेयस अय्यर को लेके कसाट साहब ने एक सवाल पूछा है कि जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह के फॉर्म में है और जिस अप्रोच के साथ वो खेलते हैं, क्या एक डेफिनेट रोल होना चाहिए श्रेयस अय्यर का? किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं अगर आप टीम मैनेजमेंट को सजेशन देना हो, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? देखिए, श्रेयस अय्यर की जो जगह बनती है भारतीय टीम में वो है नंबर 3 पर। कल उन्होंने अच्छी बैटिंग की पर हमें ये भी लेकिन नहीं भूलना विराट आएँगे चाहिए तब कि भी ये सवाल है कि विराट आएँगे तो कहाँ खेलेंगे? तब मुझे लगता है जगह नहीं बनती है उनकी क्योंकि नंबर 3 के फिर उसके नीचे आना बड़ा कठिन हो जाएगा श्रेयस अय्यर के लिए। और कल जो उन्होंने पारी खेली अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने थोड़ा समय लिया और टी20 में एक और बात हम लोग भूल जाते हैं एक बैटर के नज़रिए से कि आपके पास उनको लगता है कि समय बहुत कम है और जाते ही आप खेलने का बड़े-बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा आपको समय चाहिए होता है। तो अगर आप 5-6 गेंदें भी खेल लें, रन अ बॉल भी बना लें, उसके बाद आपके पास समय है कि आप बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाज़ी की। पर मुझे लगता है कि एक बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं। अब तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में उनकी जगह पक्की हो जानी चाहिए और उसका फ़ायदा उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी मिलेगा। एक और ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फ़ॉर्मेट खेल सकता है भारत के लिए राजीव। जी, ये बड़ा स्टेटमेंट है सभा भाई का श्रेयस अय्यर के लिए राहुल। लेकिन राहुल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ईशान किशन की। जिस तरह से उन्होंने विराट, रोहित के बारे में बातचीत की, राहुल द्रविड़ के बारे में बात की, जो सभा भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि फेथ दिखाना अपने खिलाड़ियों पे, विश्वास दिखाना, कितना इम्पोर्टेंट था जब ईशान किशन को आप सुन रहे थे? बिल्कुल, देखिए जब ईशान किशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बार-बार एक ही ज़िक्र किया कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये बात कही। उन्होंने पहले कहा कि विराट भाई, रोहित भाई और द्रविड़ सर ने उनमें बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने कहा है कि उनको बिलीव है ईशान किशन की बल्लेबाज़ी में और उसका फ़ायदा उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग में लगा क्योंकि शुरुआती कुछ बॉल अच्छे से उनके बैट पर आ नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया, रन बनाने शुरू किए तो एक बड़ी पारी उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली जिसके लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और दूसरी बात उन्होंने फिर कहा कि रोहित भाई जो है वो मेरे रूम में आए थे मैच से 1 दिन पहले और उन्होंने आके मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत बिलीव करता हूँ, तुम बहुत अच्छे क्रिकेटर हो और एक अच्छे तरीके से आप मैच को फिनिश कीजिए, आप शुरुआत अच्छी कीजिए, उसके बाद रन बनने खुद शुरू हो जाएँगे। और उसका जो नज़ारा था वो मैदान पर नज़र आया, उसका फ़ायदा ईशान किशन को हुआ और ईशान ने एक अच्छी नॉक खेली। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर रोहित शर्मा कर रहे हैं कि एक बतौर कप्तान अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और वो मौका दे रहे हैं कि आप जाइए, आप रन बनाइए। आप ये नहीं है कि अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने ओपन कराया 3 मैच आप नहीं चले तो अब श्रीलंका के खिलाफ उनको बाहर बैठा दिया। हालाँकि थोड़ा इसमें किस्मत का भी कह सकते हैं कि साथ था कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ऐन मैच से पहले इंजर्ड हो गए जिसका फ़ायदा ईशान किशन को मिला। नहीं तो ईशान किशन मिडल ऑर्डर में खेलते भी नज़र आ सकते थे। बिल्कुल। और सभा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल थोड़ा पॉइंट से अलग हटके है कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी और रणजी ट्रॉफी के मैचेस क्यों नहीं खेलते हैं? शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहे हैं, हार्दिक पांड्या सीधे आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा वरिंग फैक्टर है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बीसीसीआई को इसमें? अब कहना बड़ा मुश्किल है राजीव, पर अदरवाइज़ जो सीनियर प्लेयर है वो सब के सब खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा ने इस बार ये जो रणजी ट्रॉफी मैच था दिल्ली के लिए वहाँ पर वो खेल रहे हैं। तो अब शिखर धवन और हार्दिक पांड्या दोनों के दोनों सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं।
तो हाँ, ये एक पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर भी, पर हार्दिक पांड्या ने ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है। क्या वो फिट हैं 4 डे क्रिकेट के लिए कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या 4 डे क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं है, इसी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं। अब शिखर धवन के बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। पर हाँ, एक तरह का एटलीस्ट जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं राजीव, उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? अगर अगर नहीं खेल रहे हैं, तो क्या कारण है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं? तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएँगे और भी ढेर सारे सवाल हैं। कुछ रितेंद्र के फैन्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सवाल लेना चाहते हैं रितेंद्र से। सवा भाई के लिए भी ढेरों सवाल हैं। इन सवालों के जवाब लेंगे और दूसरा और तीसरा मैच जो बैक टू बैक धर्मशाला में खेला जाएगा, उसके बारे में भी थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाज़िर होते हैं। इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल, सवा भाई और टेम्पो भाई के साथ आप देख रहे हैं खेल नीति और सुन रहे हैं खेल नीति। ये टेम्पो भाई जरा बताया है कि भुवी टेम्पो हो चुके हैं या वापस जीप बन रहे हैं? राजीव, मैं आपको शो के बाद आपसे जरा बात करता हूँ। ये जो टेम्पो आप कर रहे हैं ना, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जी हाँ, नहीं, ये कहानी में पहले सवा भाई को पता नहीं है, शायद आप बता दें एक बार जरा हमारे प्लेटफॉर्म पर खेल नीति के। नहीं सवा भाई, सब इनको टेम्पो कहा जाता था मैदान पे, पंजाब के जो प्लेयर्स है टेम्पो बुलाते थे। नहीं, मुझे तो लगता है कि इसको तो मर्सिडीज़ बेंज बुलाते होंगे। जो जो एक्शन था, स्मूथ एक्शन। नहीं सब भाई, रितेंद्र जरा बताया तो एक बार। बिना बिना किसी फ्लॉ के, है नहीं, ना? ये कहानी ऐसी है। हम लोग रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, तो उस दिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, काफी नासाज थी, लेकिन मैच खेलना जरूरी था। थोड़ा बुखार था, तो मैं क्रोसिन लेके मैच में चला गया। तो हरभजन की बॉल पे बैट्समैन ने थर्ड मैन की तरफ खेला, तो मैं भाग रहा था बॉल की तरफ चौका रोकने के लिए, भागा जा नहीं रहा था, खांसी आ रही थी। तो हरभजन को लगा जैसे टेम्पू भाग रहा है, तो उसे आवाज मारी, टेम्पू भज, टेम्पू भज। तो वहां से टेम्पू नाम शुरू हो गया। तो एक बार तो दादा ने, इंडियन टीम हम बैठे थे, तो रात को बात चल रही थी कौन सी 11 खेलनी चाहिए, तो उन्होंने हरभजन को बोला टेम्पू को खिला लेते हैं। तो मैंने हरभजन को बोला, भाई माफ कर, अब ये टेम्पू टेम्पू तूने सारे कर दिया है। बट दैट इज हाउ टेम्पू स्टार्टेड। बट अब भुवनेश्वर की बात करें राजीव, वो टेम्पू बिल्कुल नजर नहीं नहीं आ रहे। रितेंद्र, उसकी अगली कहानी तो पहले बताइए। भुवनेश्वर पे बाद में जाएंगे। सवा भाई, हुआ ये कि रनअप पे बहुत तेज भागते थे और जब रिलीज करते थे तो ऑफ स्पिन जैसी होती थी, तो इनके लिए युवराज नहीं, इसलिए उनको नहीं, टेम्पो बुलाते थे। नहीं तो राजीव, वो ये तो भी उसका एक वेरिएशन मुद्दा था। है और अक्सर ये कहा जाता है कि रितेंद्र से तेज इनके पापा जो है, जो गेंदबाजी करते थे, उनकी फास्टर वन इनसे तेज होती थी। तो ये भी एक कहानी है पंजाब में। उसका तो मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि सोडी जी के पिताजी के साथ मैं खेल चुका हूँ उनके अगेंस्ट एक दिलीप ट्रॉफी अच्छा। मैच में। हाँ, वो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे, शानदार उनकी वेरिएशन था उसमें, और बहुत ज़्यादा बाउंस मिलता था उनको उस बॉल पे। तो ये तो मैंने भी देखा, पर सोडी का एक्शन बहुत क्लीन था और ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी थी और फिर प्राइम ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए, हाँ, अपने लंबे ज़माने में। हिट्स भी मारते थे सवा भाई। इनको बस मुरली से डर लगता था, दिक्कत ये थी बस। एक बार ऐसा हुआ, श्रीलंका में मैं दो मैच में अनफॉर्चुनेटली मुरली से आउट हो गया, उसको स्केयर कट मारते हुए। तो ऐसा शॉट आप उसको नहीं खेल सकते हैं, बहुत टर्न होता है बॉल। बट ऐसा हो गया। तो तीसरे मैच में धर्मा सेना बॉलिंग कर रहे थे, चुमिंदा वास बॉलिंग कर रहे थे। जब मैं बल्लेबाजी करने गया, तो मुझे लगा अच्छा है कि मुरली नहीं है, बहुत अब आराम से मैं रन बना सकता हूँ, क्योंकि मुरली का बॉल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो एकदम जयसूर्या ने आवाज दी, मुरली आ जाओ, सोडी आ गया। और मुरली भी ऐसे हा करके आए, जैसे मेरा विकेट आ गया, मेरा विकेट आ गया। तो ये मुरली का जो टेरर था, ये बहुत रहा है राजीव। चलिए वापस अब मूवी पे आ जाते हैं रितेंद्र, थोड़ी, क्योंकि
जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, सवाल भी काफ़ी आए हुए हैं। एक मीत सोनी का सवाल है कि रितेंद्र के लिए कह रहे हैं बिग फैन है आपके, बट आपसे जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या भुवी की जगह बनती है? देखिए रजीव, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं सोनी जी को कहना चाहूंगा कि अभी 1 महीना पहले की हम बात करें तो शायद ऐसा लग रहा था इट्स बीइंग डाउन एंड आउट फॉर भुवनेश्वर कुमार। अब वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे, फेड अवे हो जाएंगे, जिस तरह उनके लिए कुछ दिन घटे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑफ लेट अभी की रीसेंट परफॉर्मेंस की, दिस मैन इज बैक विद अ बैंग। तो ये दिखाता है उनकी दृढ़ता, उनकी प्रतिबद्धता। तो आई थिंक ही हैज बीन अ एग्जांपल। एक्सपीरियंस उनका फोटे है और भुवनेश्वर का फॉर्म हिट करना बहुत कारगर साबित हो सकता है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर जो ऑन विल यॉर्कर मार सकता है, अच्छे स्लो रन मार सकता है, नए बॉल को अच्छा मूव करा सकता है, आई थिंक दैट वुड बी अ ह्यूज ह्यूज एसेट। सो वेलकम टू बिग फॉर्म भुवनेश्वर कुमार। लेकिन सबा भाई इतना आसान होगा भुवनेश्वर कुमार के लिए? बुमराह ऑलरेडी आपके सेट बॉलर है जो जाएंगे वर्ल्ड कप में। अब बचती है 3 या 4 जगह जहां पे हर्षल पटेल मुझे लग रहा है सेकंड, जैसे कि सबा भाई ने भी कल बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि सेकंड टी20 के बेस्ट बॉलर जो है वो हर्षल पटेल है आपके। अब 2 जगह में आप शर्दुल और दीपक चहर हैं, साथ में सिराज भी हैं, आवेश खान भी एक और कंटेंडर है। कैसे आप देखते हैं सबा भाई? मेरे लिए तो अभी भुवनेश्वर कुमार शायद छठे या सातवें नंबर पर है टी20 फॉर्मेट में। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि भारतीय टीम को न्यू बॉल बॉलर्स चाहिए होंगे इस वक़्त। जसप्रीत बुमराह है आपके पास, उसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है? न्यू बॉल बॉलर्स में आपके पास दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार हैं और दोनों के दोनों स्विंग बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चूँकि भुवी के पास वो अनुभव है, वो विश्व कप खेल चुके हैं, इसके पहले बड़े मैचेस खेलने का उनका अनुभव है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है। और टीम कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो फिर आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो आपके लिए नई बॉल से बॉलिंग कर पाएँ और कुछ हद तक 1 या 2 ओवर जो हैं वो डेथ में भी डाल दें। और भुवी वो कर सकते हैं। और सोढी ने सही बात कही कि जो पिछला 3-4 मैचेस में देखने को मिल रहा है, वो ओल्ड फॉर्म जो है भुवी का वो रीगेन करते हुए आ रहे हैं। नहीं तो जनरली जहाँ पर वो बॉल डालना चाहते थे, जो लेंथ में डालना चाहते थे, वो पड़ नहीं रही थी। स्विंग ऐसे भी उतनी ज़्यादा अभी भी मिल नहीं रही है। पर टी20 में बहुत ज़रूरी है कि आप जिस लेंथ पे बॉल डालना चाह रहे हैं, वहाँ पर अगर पड़ने लगे, तो फिर आपको फ़ायदा होता है, जो कि अभी तक देखने को मिल रहा है भुवी की गेंदबाजी में। लेकिन 2 कंट्रास्ट टीमों के अगेंस्ट भुवनेश्वर ने खेला है। राहुल, आपने भी देखा कि वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जब निकोलस पूरन बैटिंग कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे। अब सडनली श्रीलंका के खिलाफ जब आए, पहली गेंद पे एक बैट से लग के बॉल विकेट पे गया, विकेट मिला तो उसके बाद वो डिफरेंट गेंदबाज नजर आ रहे थे। एक्चुअल भुवनेश्वर कुमार हम कैसे जज कर पाएंगे? ये अपने आप में एक है सवाल, अगर आप उनको वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए अगर भुवनेश्वर की बात जहां तक है, बिल्कुल सही बात है कि पिछले अगर 2 महीने पहले बात करें तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, पिछली जो सीरीज गई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अब जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग उन्होंने की है पहले मैच में, 2 ही ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला लेकिन 2 ओवर में 2 विकेट चटका के दिए आपको। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात है कि डेथ ओवर्स में आप और ज्यादा ऑप्शन आप तैयार कर रहे हैं, आप हर्षल पटेल को तैयार कर रहे हैं, आप उसके साथ-साथ, लेकिन सबा सर ने जिस तरीके से कहा कि शुरुआती ओवर्स जो है उनमें आपको स्विंग बॉलर्स चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती विकेट्स निकालने हैं तो जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए, और अब क्योंकि कोविड के नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, फिर उसके साथ-साथ इंजरी कंसर्न रहती है, तो राहुल चहर के साथ एक ऑप्शन और आपको चाहिए स्विंग बॉलर का, जो ऑस्ट्रेलिया में दीपक आपको चहर। शुरुआती ओवरों में जी, दीपक चहर। सभा भाई, अब क्योंकि दूसरा और तीसरा जो टी20 वो बैक टू बैक खेला जाना है धर्मशाला में। मैं कल रोहित शर्मा को सुन रहा था, रवींद्र जडेजा के रोल को लेके बहुत ही उनके माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर है। और कल उन्होंने संकेत दिया कि उनको ऊपर बैटिंग कराएंगे। कल भी हमने देखा काफी ऊपर बैटिंग करने आए थे। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं दोनों मैच रवींद्र जडेजा के लिए? कल बहुत अच्छा उन्होंने स्टंप कराया चंडीमल को, हमने देखा हवा में बॉल रुका भी, टर्न भी हुआ। ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह की वापसी की और जिस तरह कैप्टन उनको एज अ ट्रम्प कार्ड देख रहे हैं? क्योंकि रोहित शर्मा ने देखा है जिस तरह का कारनामा किया जडेजा ने आईपीएल में सीएसके के लिए। वहाँ पर एमएस धोनी ने उनको ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया है। उनकी कोई फिक्स स्लॉट नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है उनको ऊपर भेज दिया जाता है और जनरली उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहता है, वो क्लीन स्ट्राइकर हैं बॉल के। एक तरह से पावर हिटर नहीं है पर उनमें वो एबिलिटी है बाउंड्री को क्लियर करने के लिए। उसके साथ-साथ गन फील्डर हैं, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं। और अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारा है तो अगर जडेजा 2 ओवर भी डाल लेते हैं, उसके साथ-साथ अगर आप फील्ड में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्ले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा पैकेज आपको कहाँ मिलेगा? और इसी वजह से रोहित शर्मा ने कहा है कि जब ज़रूरत ज़रूरत पड़ेगी,
वहां पर जडेजा को और ऊपर भी खिला सकते हैं, पर कितने को आप ऊपर खिलाएंगे? अभी तो जगह बची नहीं है। ये भी होता है। क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत भी है, अब श्रेयस अय्यर भी है, विराट कोहली भी है, वेंकटेश अय्यर भी हैं। तो देखिए जैसे कि मिडल ऑर्डर ऑफ फिनिशर का जो रोल है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है राजीव, वो निर्भर करता है मैचअप्स के ऊपर। कौन सा प्लेयर किस बॉलर के सामने रन्स बना चुका है, कौन से स्किल सेट के सामने वो अच्छी बैटिंग करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। रितेंद्र, एक सवाल है कसार साहब का आपके लिए। उनका ये पूछना है कि श्रीलंका के साथ जो सीरीज है, बाकी के 2 मैचेस क्या सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन आप पूरी तरह से अपना तैयार देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे? पहले मैच में भी हमने देखा दीपक हुड्डा से गेंदबाजी कराई गई, वेंकटेश अय्यर ने बहुत गेंदबाजी उनसे कराई जा रही है। ये सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हमेशा सभा भाई का तो बिल्कुल डिमांड रहती है। मुझे लग रहा है कप्तान होते तो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन ले ही के हमेशा जाते मैदान पे। ये सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन क्या स्लॉट भरने की कोशिश होगी इस सीरीज में? इसका मतलब ये भी है राजीव, मेरी टीम में सोडी की जगह पक्की थी, एज़ अ सिक्स्थ मतलब बॉलिंग आप उनको ऑप्शन। सिक्स बॉलर देख रहे हैं, फिफ्थ बॉलर नहीं देख रहे, ये भी है। नहीं, मैं इसको ऑलराउंडर देख रहा हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर। देखिए, आज साहब मेरे पे बहुत मेहरबान है, तो इनका बहुत शुक्रिया। आज लगता है सूरज बहुत सही तरीके से निकला है मेरे लिए, दिन अच्छा निकलेगा। लेकिन जी हाँ, राजीव, देखिए सिक्स बॉलर ऑप्शन का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आपका प्लान ए तो देखिए पहले 5 बॉलर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है इस शॉर्ट फॉर्मेट में किसी बॉलर को मार पड़ जाए, ऑफ रडार हो जाए, तो आपके पास 6 बॉलर तैयार है जो कहीं ना कहीं चीजों को संभाल सकता है, स्थिति को संभाल सकता है। तो यहाँ पे जैसे वेंकटेश अय्यर की हम बात करें, हुडा की बात करें, आई थिंक दीज बॉलर्स आर डेफिनेटली नॉट द प्राइम ऑप्शन, लेकिन जब जरूरत पड़े ये हुक्म के यक्के साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ तैयारी करें हर उस स्थिति की जहां पे आपके मेन बॉलर्स को भी मार पड़ सकती है, बट अगर 6 बॉलर आपके पास है वो आपके काम कर सकता है, ही कैन बी अ डिफाइनिंग फैक्टर। तो जी हाँ, ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है टीम मैनेजमेंट के द्वारा। सवा भाई, क्योंकि रवि बिश्नोई पहला मैच नहीं खेले, अब रवि बिश्नोई कुलदीप दोनों टीम है, क्या जो दूसरा और तीसरा मुकाबला है वहां पे आप ये दोनों स्पिनर्स खेलते हुए देखना चाहते हैं? हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 स्पिनर एक साथ खिलाए थे, क्या ये भी एक जुआ दूसरे तीसरे मैच में टीम मैनेजमेंट खेल सकती है कि 2 स्पिनर खिला ले? ज़रूर करना चाहिए, ट्राई आउट करना चाहिए आपको प्लेयर्स को, और ये तो रोहित ने पहले ही कहा है कि वो बैकअप भी ढूँढ रहे हैं। मुझे लगता है कुलदीप यादव को कम से कम मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इस श्रृंखला में मैच खेला नहीं है, वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध उन्होंने मैच खेला नहीं है, तो उनके लिए जगह बनती है। अब देखिए कई सारे प्लेयर्स जिनकी जगह पक्की हो गई है मुझे लग रहा है विश्व कप के लिए। उसके अलावा जो आपको बैकअप ऑप्शन ढूँढना है तो आप कम से कम 2-3 प्लेयर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं, कि कौन आपके लिए सही बैठेगा। जैसे कि राहुल ने सही कहा था कि अब ये पैंडेमिक की वजह से आपकी प्लानिंग और ज़्यादा शानदार होनी चाहिए प्लेयर्स को लेकर, कि आपके पास और कौन-कौन से बैकअप प्लेयर्स हैं। कम से कम आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि 22 जगह तो पक्की हो गई है। उसके अलावा भी आपको कम से कम 3 या 4 खिलाड़ी और रहने चाहिए, जिनको आप ड्राफ्ट कर सकते हैं टीम में। चलिए सभा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और राहुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि धर्मशाला जो दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है, वहाँ पर भारतीय टीम लखनऊ वाला जीत का सिलसिला लेकर पहुँचेगी, और न सिर्फ जीत हासिल करेगी, बल्कि जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं सभा भाई, रितेंद्र, जो सजेशंस वो दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप को ज़हन में रखते हुए आपको लगातार अपने खिलाड़ियों को टेस्ट करते रहना होगा, और विपरीत परिस्थितियों में जाकर खिलाड़ियों को डालना पड़ेगा, ताकि जब क्रंच सिचुएशन आए, डू एंड डाई सिचुएशन आए, तो वहां पर हमारे टीम बिखरे नहीं, क्योंकि अक्सर हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के साथ ये होते देखा है। तो खेल नीति के साथ आप जुड़िए रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति के ट्विटर हैंडल पे भी आप जा सकते हैं, खेल नीति पी पर, और अपने सवाल और हमारे एपिसोड को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेल नीति का एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप जाएं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me. Gauri talks to Jinilia and Ritesh Deshmukh. They share how they gave up non-vegetarian food and started their plant-based meat venture, Imagine Meats. On Cyrus Says, Aisha joins Cyrus for their annual traditional Valentine's Day special. They debate who's the better parent, who's the better driver, who's the better haggler, and a whole lot more. On Hunt's Vani, catch the story Bhim Tola Ki Chokri. It follows the story of a young city woman who travels to the country to uplift the rural community population.
On the Life Manifesto, Zarina explains how we can gather the courage to love again after being deeply hurt. And on Pulyabazi, Pranay and Saurav debate whether a wealth tax can solve economic inequality in their series Ek Sawal Kahi Jawab. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.